हम डिस्कस करेंगे इकोलोकेशन। इकोलोकेशन क्या होता है? टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट, वस्तु को ढूंढना, टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ साउंड, विद द हेल्प ऑफ साउंड। ध्वनि की सहायता से वस्तु को ढूंढना क्या कहलाता है? प्रतिध्वनि स्थितिकरण। अब यहाँ पे क्या वर्ड यूज हो रहा है? इको, यानी कि प्रतिध्वनि या गूंज। तो ये किस पे बेस्ड होगा, किस फिनोमिना को फॉलो कर रहा है? बेस्ड ऑन, तो आंसर होगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन। उसके बाद इकोलोकेशन में जो फॉर्मूला आपको यूज करना है, जो फॉर्मूला आपको यूज करना है, V इज इक्वल टू 2D डिवाइडेड बाई T। यहां पे D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जेक्ट, और T क्या है? टाइम टेकन बाय साउंड टू रीच टू ओरिजिन पॉइंट, जहां से वो शुरू किया है, सोर्स तक या वापस पहुंचने तक का टाइम है। और V क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड जिस भी मीडियम की बात करो उसके अंदर वेलोसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल को आपको लेके चलना है। अब इकोलोकेशन पे बेस्ड फिनोमिना अगर हम देखें, सबसे पहले है अपने पास सोनार। और देखो एक चीज आपको और ध्यान रखनी है इसके अंदर, इकोलोकेशन के अंदर अल्ट्रासोनिक साउंड, प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग करना है। अल्ट्रासोनिक साउंड इज यूज्ड, प्राश्रव्य ध्वनि का प्रयोग करना है। और आप जानते हैं कि कौन से मेथड की सहायता से आप अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करेंगे? तो आंसर होगा पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सहायता से अल्ट्रासोनिक साउंड यहां प्रोड्यूस किया जाएगा। अब सोनार, जिसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी अपने पास? साउंड नेविगेशन, नेविगेशन यानी कि उसकी डायरेक्शन, उसकी स्पीड, वो सब चीजें। एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग हिंदी में भी इसी तरीके से याद रखेंगे इसे। अब सोनार किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? इकोलोकेशन। इकोलोकेशन किस पे बेस्ड है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब ये कैसे काम करता है एक बार वो देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये अपने पास सी है, यहां पे आपकी शिप है, ये आपकी शिप है। अब इस शिप से समुद्र की जो गहराई मापनी है, ये डेप्थ ऑफ सी, ये आप डेप्थ ऑफ सी माप सकते हो। यहां से आप किसी डूबी हुई वस्तु की जानकारी ले सकते हो। मान लो ये सबमर्ज ऑब्जेक्ट है। यहां से एक शिप से दूसरे शिप के बीच की डिस्टेंस या उनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हो। अब मान के चलो कि यहां कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो साउंड जाएगा एक साइड की डिस्टेंस d, वापिस आएगा डिस्टेंस d, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है? 2d। टोटल टाइम कितना हो गया? t। और मान लो कि ये वाटर है, तो यहां स्पीड कितना मान के चले? ऑन एन एवरेज 1500 मीटर पर सेकेंड। तो अपने पास स्पीड पहले से है, अगर टाइम इंटरवल दिया हुआ हो तो हम क्या निकाल सकते हैं? d की वैल्यू निकाल सकते हैं। और d क्या है? इनके बीच की डिस्टेंस। तो ये था अपना सोनार। सोनार किस प्रिंसिपल, इकोलोकेशन किसका यूज किया जा रहा है? अल्ट्रासोनिक साउंड का। फिनोमिना क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और फॉर्मूला क्या है? V इक्वल टू 2D बाई T। इसी तरीके से हम देखते हैं कि चमगादड़ या फिर डॉल्फिन कैच देयर प्रे, वो अपना शिकार कैसे पकड़ते हैं? बाय यूजिंग, किसकी सहायता से? अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड, इसकी सहायता से वो डिटेक्ट कर लेते हैं
कैच की जगह अगर यहाँ डिटेक्ट भी करते हो तो भी एक अच्छा वर्ड होगा। डिटेक्ट करके फिर अपना शिकार करते हैं। ये कम उजाले में भी या अंधेरे में भी देख सकते हैं, या ये एक दूसरी बात हम समझे इनके बारे में, इनका आई विजन भी लो होता है। अब ये चीज हम जान चुके हैं, सोनार का हो गया, बैट डॉल्फिन का हो गया। इसी तरीके से एक फिनोमिना रहता है अपने पास, यहां मैं लिख देता हूं, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के अंदर भी क्या रहता है, इकोलोकेशन का फिनोमिना होता है। जैसे किडनी स्टोन के बारे में जानते हैं, या बेबी के अबनॉर्मल ग्रोथ के बारे में जानते हैं, या नॉर्मल ग्रोथ के बारे में, वो सारी चीजें हम किससे, अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासाउंड से, अल्ट्रासाउंड में कौन सा, अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करते हैं। और किस फिनोमिना पे, इकोलोकेशन के ऊपर बेस्ड है। और इकोलोकेशन किस पे बेस्ड है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं यहां से, रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन क्या होता है, डिलेड लिसनिंग ऑफ साउंड। डिलेड लिसनिंग ऑफ साउंड। जैसे मान के चलो कि यहां से कोई बोलने वाला है, मंच से कोई बोल रहा है ये, और कहीं दूर यहां तक एक टेंट लगा हुआ है। अब यहां पे आप देख रहे हो कि कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। अब इस तक आवाज आ रही है, हो सकता है यहां से, इस रास्ते से, हो सकता है इस रास्ते से आ रही हो सकता है डायरेक्ट आ रही हो। तो डायरेक्ट आएगी तो टाइम सबसे कम लगेगा, लेकिन अगर इस रास्ते से आई है तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो बीच का ये जो टाइम इंटरवल बढ़ रहा है, यानी कि डिलेड लिसनिंग ऑफ साउंड हो रहा है, ये क्या कहलाता है, रिवर्बरेशन। और रिवर्बरेशन किस फिनोमिना पे बेस्ड है, तो ये बेस्ड है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्योंकि अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो इस तरीके का कोई साउंड सुनाई नहीं देगा। इसे बोला जाता है अनुरणन, या कुछ इस तरीके का हिंदी वर्ड देख लेना, लगभग ऐसा ही वर्ड रहेगा। अब अपने पास रिवर्बरेशन किस फिनोमिना पे बेस्ड होता है ये जानना जरूरी है। बेस्ड ऑन, तो आंसर होगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। देखो इको में और इसमें क्या डिफरेंस है, इको में एक ही आवाज बार बार सुनाई दे रही है, या आवाज देरी से सुनाई दे रही है। दोनों किस पे बेस्ड है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि के परावर्तन के ऊपर आधारित है। उसके बाद एक टर्म आती है अपने पास, रेजोनेंस ऑफ साउंड। रेजोनेंस ऑफ साउंड। रेजोनेंस होता है अनुनाद, यानी कि मिलान, मैचिंग। ध्वनि का अनुनाद, मैचिंग ऑफ साउंड। अब ये फिनोमिना कब होगा, कैसे होगा, एक बार वो जान लीजिए। जैसे हम हैं यहां पे, ये हमारा साउंड, ये अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से। अब इसके मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते रहेंगे तो एक क्या रहेगी अपने पास, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ इसके मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं, और ये क्या रहेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। और अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ मैच कर जाते हैं, ये सेम हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, मैच कर जाते हैं, तो क्या होगा कि जैसे ये बोलना शुरू करेगा, इसकी आवाज की सहायता से
इसमें वाइब्रेशंस शुरू हो जाएंगे। आवाज की सहायता से वस्तु कंपन करना शुरू कर देगी। जैसे मैं हूं, मार्कर है, मेरी आवाज की फ्रीक्वेंसी और इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक जैसी हो जाएगी, तो जैसे मैं बोलना शुरू करूंगा इसके अंदर वाइब्रेशंस होने शुरू हो जाएंगे। ये क्या है अपने पास? रेजोनेंस ऑफ साउंड। अब किस फिनोमिना पे बेस्ड होता है? तो आंसर होगा इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। इंटरफेरेंस, व्यतिकरण ऑफ साउंड, ये ध्वनि के व्यतिकरण पे आधारित है। ये तो था फिनोमिना। और किस टर्म पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन। तो स्टूडेंट गलती कहां करते हैं कि फ्रीक्वेंसी मैच की है। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान रखिए, जैसे अपने पास पहली वेव ये थी, अब सेम फ्रीक्वेंसी पे दूसरी वेव जाएगी, तो इन दोनों की जो एनर्जी है, इंटेंसिटी, वो क्या होगी? बढ़ जाएगी, ये चीज। और यह इंटेंसिटी बढ़ी है तो एक्चुअल में बढ़ा क्या है? एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी तो सिर्फ वो कंडीशन थी, बढ़ा क्या है? एम्पलीट्यूड। तो रेजोनेंस ऑफ साउंड बेस्ड ऑन टर्म की बात करता है तो एम्पलीट्यूड के ऊपर ये बेस्ड होते हैं, आयाम के ऊपर ये आधारित होते हैं, आयाम के ऊपर आधारित होते हैं। उसके बाद किसको फॉलो करती है? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करती है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के संरक्षण के नियम को फॉलो करती है, मानती है। तो ये था अपना ध्वनि कानूनात की आवाज की सहायता से वस्तु में कंपन हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वस्तु की प्राकृतिक आवृत्ति और ध्वनि की आवृत्ति का मिलान हो रहा है। किस फिनोमेना पे आधारित है? ध्वनि के व्यतिकरण पे आधारित है। और इधर हम देख रहे हैं किस टर्म की सहायता से इसे एक्सप्लेन किया जा सकता है? आयाम। आयाम जितना ज्यादा बढ़ेगा कंपन उतना तेजी से होगा। और फ्रीक्वेंसी क्या किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। तो ये था अपना रेजोनेंस ऑफ साउंड। जैसे रेडियो के अंदर सिग्नल आते हैं, रेजोनेंस के कारण आते हैं। या फिर हम बात करें किसी पुल के ऊपर से जब आर्मी गुजर रही होती है तो उसे रोक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर उसके पैरों की आवाज और पुल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच कर गई तो पुल टूट सकता है, और ऐसा हो चुका है। इसी तरीके के फिनोमेना किस पे आधारित है? रेजोनेंस ऑफ साउंड। जैसे आपने ये एग्जांपल सुना होगा कि सोलो सिंगर अपने आवाज से क्या कर देते हैं? कांच को तोड़ देते हैं। किस फिनोमेना के आधार पे? रेजोनेंस। ये कहीं ना कहीं ये मान के चलो कि ये ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी के कारण वेव जनरेट हो रहा है, वाइब्रेशन कारण और ये साउंड के कारण, तो दोनों का मैच करके एक रिजल्ट आता है बहुत ज्यादा एनर्जी का। ये आपको जानना है। यहां से ये जानने के बाद आपको रेजोनेंस पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए रेजोनेंस की बात हम देखते हैं। पिच ऑफ साउंड, आवाज का पैनापन या तीखापन क्या कहलाता है? पिच ऑफ साउंड। हिंदी में क्या बोला जाता है? ध्वनि के तारतम्य। ये क्या रहता है? शार्पनेस या श्रिलनेस ऑफ साउंड। शार्पनेस या श्रिलनेस ऑफ साउंड। और ध्वनि का तारतम्य किस पे बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन, तो आंसर होगा अपने पास फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। यह आवृत्ति पे आधारित है, ध्वनि की आवृत्ति पे आधारित है। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा रहेगी, आवाज का जो पिच है, तारतम्य है, पैनापन है, उतना ही ज्यादा रहेगा। कंपैरिजन अगर आप करके देखते हो तो यहां से अपने पास जैसे ये लड़का है, ये लड़की है और ये एक छोटा बच्चा है, तो आवाज का पैनापन सबसे ज्यादा होता है इसका।
फिर उसके बाद हम देखते हैं उससे कम इसका, और सबसे कम आवाज का पैनापन किसका रहेगा? लड़के का रहेगा। इसी तरीके से आप देखते हो एक तरफ आपके पास हॉर्न की आवाज, एक तरफ म्यूजिक की आवाज है। तो हम जानते हैं कि म्यूजिक की आवाज का पैनापन कम होता है, हॉर्न की आवाज का पैनापन ज्यादा रहता है, तो इसकी पिच ज्यादा हो गई। इसी तरीके से आप देखते हो कि मॉस्किटो की आवाज है, उसका पैनापन ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू लॉयन, शेर की आवाज की तुलना। तो ये आवाज का पैनापन किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी तो आवाज का पैनापन ज्यादा होगा। तो ये चीजें हमने यहां से देखे, रेजोनेंस क्या होता है, रिवर्बरेशन क्या होता है, इको क्या होता है, इको लोकेशन क्या होता है, और पिच क्या होता है। इसके बाद हम देख रहे हैं यहां से नेक्स्ट पार्ट अपने पास, लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड। लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड। लाउडनेस ऑफ साउंड और इंटेंसिटी ऑफ साउंड। लाउडनेस में क्या आ जाएगा? ध्वनि की प्रबलता, और इधर क्या आ जाएगा? ध्वनि की तीव्रता। अब देखो जो टर्म इंटेंसिटी है उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलो कि अपने पास कोई एरिया है यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर, और टाइम इंटरवल दे रखा है 1 सेकेंड। इस 1 सेकेंड से यहां से जितनी भी साउंड एनर्जी गुजरेगी, यहां से जितनी भी साउंड एनर्जी गुजरेगी वो क्या कहलाएगी? इंटेंसिटी ऑफ दिस वेव या इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम is known as intensity of sound. Is known as intensity of sound. ध्वनि प्रति सेकंड प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा ध्वनि की तीव्रता कहलाती है। मेजर्ड बाई, अब अगर डिवाइस की बात करो तो आंसर हो जाएगा ऑडियोमीटर। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, ऑडियोमीटर इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करता है और ऑडियोफोन सुनने में मदद करता है। और इधर यूनिट बन जाएगी बेल। ये बेल ग्राम बेल जिसने फोन की डिस्कवरी की थी, टेलीफोन की डिस्कवरी की थी, उसके नाम पे रखा गया। बाद में एक बेल एक बड़ा यूनिट निकला, अब इसे आपने से छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया गया है। तो बेल से किस में ले आए हम? डेसिबल। और हम जानते हैं कि एक बेल बराबर होता है कितना? 10 डेसिबल। तो अब हम जनरली डेसिबल बोलते हैं, लेकिन है क्या? बेल, ये यूनिट है इसकी। और डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड्स ऑन, तो ये इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम के वर्ग के ऊपर, एम्पलीट्यूड स्क्वायर के ऊपर बेस्ड है। ये है अपने पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इधर हम देखते हैं लाउडनेस ऑफ साउंड। और एक चीज ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, जैसे जो मैं बोल रहा हूं वो सबके लिए बराबर है, लेकिन जो आप सब सुन रहे हैं वो सबके लिए अलग है। यानी आवाज जो प्रोड्यूस की जा रही है वो किससे हम एक्सप्लेन करें? इंटेंसिटी ऑफ साउंड। और उस इंटेंसिटी का जो पार्ट हम सुन पा रहे हैं वो क्या कहलाता है? लाउडनेस ऑफ साउंड। देखो
पार्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, पार्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज नोन एज, ये किस नाम से जाना जाएगा? लाउडनेस ऑफ साउंड, इज नोन एज लाउडनेस ऑफ साउंड। ध्वनि की तीव्रता का वह भाग जो हमारे कान सुन सकते हैं, पार्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड रिसीव्ड बाय आवर ईयर, ये वाला पार्ट छूट गया है, रिसीव्ड बाय आवर ईयर। ध्वनि की तीव्रता का वह भाग जो हमारे कान सुन पाते हैं वही क्या कहलाता है? ध्वनि की प्रबलता कहलाता है। तो इसे जब हम डेसिबल में मेजर करें तो इसे भी किस में मेजर करेंगे? डेसिबल के अंदर मेजर करेंगे। ये हमें क्या बताता है? नॉइस लेवल बताता है। जैसे ये कहते हैं ना कि 60 डेसिबल या 70 डेसिबल या 80 डेसिबल, अलग अलग जगह का अलग क्राइटेरिया रहता है कि इससे ज्यादा साउंड प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। जनरली हम बात करते हैं कि 80 डेसिबल तक हम बियर कर सकते हैं। 80 से 100 जाओगे समस्या होनी शुरू हो जाएगी। 100 to 120 जाओगे एक्सट्रीमली रेड जोन के अंदर आप आ जाते हो। इससे आगे अगर आप जाते हो तो आपका कान का पर्दा फट सकता है, खराब हो सकता है कान। अब एक चीज और सुनो, जैसे मान के चलो ये कान का पर्दा है, ये 1 सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट करता है, कितनी बार वाइब्रेट करता है, ये तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, टाइप्स ऑफ साउंड पे डिपेंड करता है, लेकिन कितनी जोर से वाइब्रेट करता है ये इंटेंसिटी या लाउडनेस के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहां से हम आगे देखते हैं, ये डिपेंड करता है सेंसिटिविटी ऑफ ईयर के ऊपर, कान की संवेदनशीलता पे। कहते हैं ना किसी के मोर के कान, किसी के